इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टोर कीपिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। तो स्टोर कीपिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टोर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जहन में आता है। हम बात करते हैं स्टोर मिलता है कंपनीज वगैरह के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्टोर होता है जहाँ पे उनकी जो यूज़ की प्रोडक्ट्स होती है या वो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बेचनी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करके रखी हुई, उनको स्टोर किया जाता है ताकि उनको तो फिर आगे बेचने के लिए ज़रूरत के वक्त उन पर काम आ जाए। तो इसके अंदर स्टोर के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। फिनिश का मतलब जो एक प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुकी है, उसके बनने से पहले करके जो मटेरियल लग रहा होता है या जो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आधी बनी, तो आधी जो प्रोडक्ट बनी है अभी फिनिश नहीं हुई, तो उसको हम कह रहे हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस ये होता है कि जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, और जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है तो वो हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट कहलाती है या फिनिश प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम एक अगर गाड़ी की भी लें तो गाड़ी जो है एक ही दफा में सारी नहीं बन जाती। गाड़ी एक असेंबली लाइन होती है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाड़ी के अंदर चीज़ें जाके लग रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसके ऊपर 20 प्रोसेसेस होते हैं या 20 स्टेशन हैं जहाँ पे उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्ट्स लगते हैं, तब ये गाड़ी फिनिश होकर बाहर आती है। तो 20वें प्रोसेस के बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट बनती है। जो 20 प्रोसेस हैं पूरे, उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ होंगी लाइन बाय लाइन चल रही होती हैं, तो वो सारा वर्क इन प्रोसेस होता है। तो इन दोनों चीज़ों को अब तो हम स्टॉक कर रहे होते हैं अपने पास इन्वेंट्री के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती है। तो स्टोर कीपिंग ये कहलाती है कि आपने फिनिश प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोसेसेस जो हैं उनको आपने स्टोर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और इसी तरह आपने उनकी ज़रूरत के वक्त उनकी परचेजिंग भी करनी है, और जब ज़रूरत है आपको तो आपने उनको इशू भी करना है जिसको ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी के अंदर दरवाज़ा लगता है, तो दरवाज़ा जब जिस जो पार्ट को जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए तो वो आपसे इश्यू करवाएगा। तो ये भी स्टोर के अंदर ही होता है, सारी चीज़ें रख में आ रही होती हैं। इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। जो भी आइटम्स हमारा जो स्टॉक होता है उसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। और स्टॉक हमारे पास क्या होता है? स्टॉक हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो हमने अपने पास रखी हुई होती हैं बेचने के लिए या अपने यूज़ के लिए, तो वो हमारे पास पूरा का पूरा कहलाता है स्टॉक। तो ये होता है कंपनी के अंदर वेयर हाउसेज होते हैं, स्टोर होते हैं, उन्हीं के अंदर ये चीज़ें रखी हुई होती हैं। JIT या इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम, एक इन्वेंटरी स्ट्रेटजी है जो कि कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और वेस्टेजेस को डिक्रीज करने के लिए। और ये होता कैसे है कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी वक्त मंगवाई जाती है, या जितनी ज़रूरत है उतनी ही मंगवाई जाती है, एक्स्ट्रा नहीं मंगवाई जाती, ताकि वो हमें उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कंपनी को बेयर ना करनी पड़े। क्योंकि इन्वेंट्री एक कॉस्ट है। तो मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसको 100 गाड़ियाँ बनाती है अगर एक दिन में, तो उसको 100 गाड़ियों की चीज़ का ही सामान चाहिए होगा। तो फिर JIT के अंदर यही होता है कि 100 गाड़ियों का ही सामान मंगवाते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा बेयर ना करना पड़े। और इसी तरह ऐसी बात है, जब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी तो उस कॉस्ट कम होती जाएगी, मैनेज भी कम करना पड़ेगा उसको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इनको FMCGs। FMCGs हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती और कंज्यूम हो रही होती हैं। जैसे कि हमारी जो डेली लाइफ की जो डेली रूटीन लाइफ की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूसेज हैं, फॉर एग्जांपल सोप, इसी तरह सर्फ और ड्रिंक्स, बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें, ये कहलाती हैं सारी FMCGs, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं और डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं। FMCGs की जब हम बात करते हैं तो FMCGs एक या कहना चाहिए कि वर्क साइकिल है FMCG की, तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी है। तो इसमें क्लॉकवाइज ये चलेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिसिस होता है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाने जा रही है तो वो क्यों बना रही है, तो उसके लिए पहले एनालिसिस करते हैं
और एनालिसिस मार्केटिंग के ज़रिए होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो एक सोप बनाती है, तो वो देखना चाह रही है कि भाई वो सोप दूसरी कंपनी या इस सोप के अलावा क्या नीड है कंज्यूमर की, जो कि नया सोप उसके लिए बनाया जाए, मार्केटिंग के ज़रिए होगा। और इसी तरह इसके अंदर फिर इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें डेवलप करवाई जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम है, उसका ब्रांड है कि उसका ब्रांड क्या होगा, नेम क्या होगा। फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग वगैरह होती है कि कितनी प्राइस वगैरह रखी जाएगी। और फिर उसके बाद उसकी पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि वो प्रोडक्ट बनेगी कहाँ से और इसके लिए क्या क्या इनके इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ कहाँ से अवेलेबल होंगे और आगे जो है ये किन किन को बेची जाएगी प्रोडक्ट, तो ये पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। और इसी तरह फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो उसकी पैकेजिंग होगी, फिर वो सेल्स की तरफ जाएगी। तो ये कंप्लीट वर्क साइकिल है एफएमसीजीज की। एक और टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज़ होती है स्टोर कीपिंग के अंदर, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। और इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं COGS। और ये वो कॉस्ट होती है जो जितनी भी प्रोडक्ट्स बेची गई हैं उनकी कॉस्ट होती है। और ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब होता है कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है कॉस्ट वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि कोई बिजली के बिल्स हैं कंपनी के, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ परचेज करना पड़ रही है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला है। इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं, अच्छा इसके लिए हमारे पास ये होता है कि कोई एक टाइम पीरियड हम सेट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक मंथ की या 6 मंथ्स की या एक साल की हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्रीज जो होती है उनकी क्वांटिटी हम लेते हैं, उसकी कॉस्ट लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं और उनकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास है वो 500,000, ठीक है, यानी कि 5 लाख। फिर इसके बाद ये होता है कि आपने परचेजेस कितनी की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने जो है ना इस मंथ के अंदर या इस साल के अंदर जो परचेजेस की हैं वो 300,000 की हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है कि आपने जब अपना मंथ एंड किया या ईयर एंड किया तो उस वक्त जो आपकी इन्वेंट्री रह गई है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं वो उसकी वैल्यू हमारे पास है 200,000, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 600,000, ठीक है। इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स की दूसरी जो टाइप होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक तो हमने जो पीछे पढ़ी है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, यानी कि जितनी प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो चुकी। दूसरी टाइप होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी उनकी कॉस्ट क्या है। तो वो डिपेंड कर रही होती है सारी की सारी वर्क इन प्रोसेसेस पे। और वर्क इन प्रोसेसेस के अंदर जो कॉस्ट होती है उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है कि जो मटेरियल उसके अंदर लग रहा है उसको बनाने में। और इसी तरह डायरेक्ट लेबर वो होती है कि जो उस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कैलकुलेट इस तरह से करते हैं
इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस और उसमें से माइनस कराते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। और टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस को भी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और दूसरी चीज़ होती है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी। फिर उसमें से आप एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, उसको मैं कहता हूँ 100,000, ठीक है। और मैं कहता हूँ टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है 200,000। तो आपके पास ये हो गई 300,000 टोटल वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट। अब ये 300,000 यहाँ आ जाएगा और इसमें से एंडिंग जो वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो आ रही है वो है 100,000। तो 300,000 में से 100,000 माइनस करेंगे तो आपको पास आ जाएगा 200,000 आंसर। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला।